अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप जो है स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही जो है वो इसको जो है शेयर भी कर सकते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आप टाइमली हर चीज से अपडेटेड रहें। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनके हवाले से मैं बताती चलूं कि वीनस सिक्योरिटीज के वो सीईओ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्दुल रज़ाक साहब की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो है अभी जो करंट सिनेरियो इस वक्त मार्केट का चल रहा है, आज मार्केट काफी जो है मतलब एक तरीके से हमने काफी एक्टिविटी देखी। क्या लगता है आप किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं? क्योंकि बीच में थोड़ा सा करेक्शन वाला मूड भी आ जाता है, फिर एकदम से किसी दिन जो है बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, तो बड़ी मिली जुली कैफियत है। किस तरह से आप इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि फंडामेंटली जो 2 साल पहले या 3 साल पहले जिस तरह से मुल्क के हालात थे, आईएमएफ का सबसे बड़ा इशू था और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, उनको इसमें काफी इश्यूज आ रहे थे। सबसे बड़ा इशू तो ये था कि हम आईएमएफ के पास जा रहे थे और वहां पर जो है वो लोन का जो इशू आ रहा था कि वहां से जो ट्रांच थी वो नहीं मिल रही थी। और ग्रेजुअली हम लोगों ने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और जो गुड गवर्नेंस के थ्रू जो है वो चीजें बेहतर हुई और आईएमएफ ने भी कॉन्फिडेंस शो किया और उसके बाद जो है चीजें बेहतरी होनी हुई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिजर्व भी बिल्डअप होने शुरू हुए और ग्रेजुअली जो है मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। देखिए, मार्केट जो है वो रिफ्लेक्शन लेती है, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो इंप्रूविंग की तरफ जाते हैं तो फिर इसका रिफ्लेक्शन जो है मार्केट में आना शुरू होता है। यही चीज हम लोगों ने मार्केट में देखी कि ग्रेजुअली जो है वो चीजें बेहतर होनी शुरू हुई। पीई के मल्टीपल जो है वो काफी अट्रैक्टिव थे, अभी भी अट्रैक्टिव है। 4 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल पे चल रही चीजें। तो पहले तो हम लोगों ने देखा कि आईएमएफ का हमारे पास जो है वो अप्रूवल हुई। वहां से जो है फिर हम लोगों ने फ्रेंडली कंट्रीज को देखा कि सऊदी अरब हो गया, चाइना हो गया, यूएई हो गया। इन लोगों ने जो है वहां से भी हमारे रोल ओवर के जो इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व होने शुरू हुए। तो और सेकेंडली हम लोगों ने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस था वो काफी अच्छे तरीके से टैकल किया गवर्नमेंट ने। उसमें ये हुआ कि इंपोर्ट को काफी कर्टेल करके और फिर जो है वो हमारे सरप्लस होने शुरू हो गए। तो आउटफ्लो हमारा जो है वो रुक गया काफी हद तक और इनफ्लो जो है वो बेहतर हो गया और हमारा सरप्लस अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट सरप्लस। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें भी बेहतरी आना शुरू हुई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ भी इम्प्रूवमेंट हुई है और इन्फ्लेशन के नंबर भी काफी नीचे आए, जिसकी वजह से ये हुआ कि अल्टीमेटली हमने लास्ट देखा था कि 200 बेसिस पॉइंट जो है वो रिड्यूस किए गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, जिसकी वजह से पहले हम लोगों ने देखा कि 20% 21% पे जो डिस्काउंट रेट चल रहा था आज 17.5% पे। ऑल्दो कि ये जो 17.5% है वो भी काफी ह्यूज है, बट ये कि ग्रेजुअली हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आ रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं कि ये बेहतरी आना शुरू हो गई। तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो स्टॉक मार्केट में भी आ रहा है, पॉजिटिव एक्टिविटी भी हो रही है। आपने ये कहा कि करेक्शन होती है, करेक्शन जो है वो हेल्दी साइन है। अगर करेक्शन ना हो और एक ही तरफ ऊपर ही जाती रहे तो फिर ये एक बबल क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा और जो है वो ग्रेजुअली जो है वो सेक्टर वाइज मूविंग और शिफ्टिंग हो रही है और ये करेक्शन भी हो रही है। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं ये पावर सेक्टर के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी कि अभी पावर सेक्टर में जो जब से ये आईपीपीज के जो मुआहदे कैंसिल हुए, उसके बाद जो है ये डाउन लॉक की तरफ चला गया, डाउन लॉक लगा, लेकिन अब एकदम से जो है इसमें एक तेजी देख रहे हैं। तो क्या कोई मुआहदा हुआ है, क्या हुआ है, क्या वजह है एकदम से इस सेक्टर में जो एक एक्टिविटी शुरू हो गई है? देखिए, व्हाट आई बिलीव के चीजें तो जो है वो 90s के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे आईपीपीज के, और उसमें ये था कि एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए कि टेक और पे था ना, कि जो है वो कैपेसिटी पेमेंट जो है
वो तो मिलती रहेगी आपको जो है। अगर हम जो गवर्नमेंट अगर परचेज नहीं भी करती इलेक्ट्रिसिटी, तो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो तो करती रहेगी। तो टेक और पे मुआहिदा था, जिसकी वजह से जो है वो शुरू में तो चीजें ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर प्लांट और सब चीजें हो गई, और ग्रेजुअली जो है वो ये रियलाइजेशन हुई कि जो कैपेसिटी बिल्डअप तो हुई भी है, बट ये कि जो पावर की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, तो भी गवर्नमेंट के ऊपर एक लोड था कि पेमेंट कर रही है। तो अब ये हो रहा है कि टेक एंड पे, यानी ये कि गवर्नमेंट जो है अगर लेगी पावर परचेज करेगी तो ही पेमेंट करेगी, इसके अलावा नहीं करेगी। तो ये एक जो है एक बहुत बड़ा एक आई थिंक जो है वो लैंडमार्क अचीवमेंट है गवर्नमेंट का, कि ग्रेजुअली जो है ये पास ऑन होगा एंड कंज्यूमर को इसका बेनिफिट, कि जो परचेज कर रही है गवर्नमेंट उसी का जो है वो प्राइस पे करेगी, ना कि जो है ये ओवरलोड जो है कैपेसिटी हुई भी है और उसको प्राइस करे। इसका ये हो रहा था कि जो यूनिट प्राइस है वो भी ह्यूज इंक्रीज हो गया था, और अल्टीमेट जो है वो इंडस्ट्रीज को और एंड यूजर को इसका नुकसान हो रहा है। तो अब एज फार एज दी कंपनीज आर कंसर्न, तो इनको तो यह है कि हिट तो होगी। अब हम देखें कि फाइनेंशियली जितने भी जो प्लांट हैं जो कैपेसिटी पेमेंट का एक मुआहदा किया हुआ था, तो जिसकी वजह से जो है वो इनकी प्राइसेस भी डिक्लाइन हुई, स्टॉक मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट आया, और इनके फाइनेंशियल्स में भी इम्पैक्ट आएगा गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि एक जो है कैपेसिटी पेमेंट गवर्नमेंट से मिल रही थी, जो आप प्लांट चलाए या ना चलाए आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये एक चीज जो है इनको हिट होगी, बट इनकी प्राइसेस जो है वो काफी हद तक नीचे आ गई थी। एक तो ये, और दूसरा ये कि इनका जो है वो डिस्काउंट हो गया ना, इसका इम्पैक्ट आ गया प्राइस का। तो इसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि कुछ अफसर जो है, कुछ कंपनीज जो है वो उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है। तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से जो है वो काफी अब जो है वो काफी डिस्काउंट पे आ गई ये चीजें, और इसको मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ वैल्यूएशन जो है वो अट्रैक्टिव भी हो रही है, और एज फार एज डिविडेंड इज कंसर्न, तो डिविडेंड तो देंगे क्योंकि पावर प्लांट तो लगे हुए हैं। अब वो प्राइस जो है वो पे करेंगे जब गवर्नमेंट पे करेगी, जब वो परचेज करेगी। पावर प्लांट तो चल रहे हैं, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये टर्मिनेट हुआ कि टेक और पे वाला, यानी गवर्नमेंट ना भी परचेज करे तो भी पेमेंट करे थी, तो ये वाला सिलसिला खत्म। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं, तो वो भी हम लेंगे। जीशान, काइंडली आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ना पीएसओ के बारे में पूछना है कि जो पीएसओ है ना ये कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि आज भी इसमें अच्छी काफी रैली बनी है, 10 पॉइंट चढ़ा है, तो 250 तक इसको मैं रखूं जहन में, जा सकता है कि मुश्किल है? आपका क्या व्यू है इसका? 250 तक दे सकते हैं इसको? देखिए, इस पे खास तौर से क्या क्या प्राइस होगी ये तो मार्केट ही इसको डिसाइड करेगी, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी जो है वो तो मार्केट ही इसको रियलाइज करती है ना कि कहाँ तक जाएगा, क्या होगा। एज फार एज दी स्क्रिप्ट इज कंसर्न के पीएसओ हम तो बचपन से ही देख रहे हैं कि वहां से पेट्रोल डलवा रहे हैं और चीजें हो रही हैं, और अपने बड़ों से भी यही सुना कि भाई जो चीज आप परचेज कर रहे हो, या जो है जिसकी कंपनी का आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो है उसका तो आप शेयर लोगे, कि जो है वो आपकी एक चीज बिल्कुल जो है सीइंग इज बिलीविंग ना। तो हम लोग तो देखते हुए आ रहे हैं कि पेट्रोल भी सेल हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं। कुछ इश्यूज थे इसके, जैसे सर्कुलर डेट का इशू था कि ये सेल करते हैं तो इनका जो है वो सर्कुलर डेट का इशू आ जाता है। फिर जो है वो एक दूसरे से कंपनी जो लिंक है, तो वहां पर जो है इनका फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफी हम लोगों ने देखा, बीच में भी काफी न्यूज आती है कि फाइनेंशियली जो है वो चीजें पीएसओ को जरूरत पड़ रही है, चीजें हो रही हैं, तो फिर बीच में गवर्नमेंट कुछ पैसे रिलीज करती है, फिर उसको फिर से कैश फ्लो का इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो सबसे बड़ा इशू सेल का नहीं है, सेल तो हो रही है, बट ये कैश फ्लो का इशू है, और कैश फ्लो का इशू सर्कुलर डेट की वजह से, और सर्कुलर डेट का इशू यही आ रहा था कि एक कंपनी जो है वो दूसरे को सेल कर रही थी, दूसरी तीसरे को, और फिर जो है वो ये एक सर्कुलर डेट था जो अल्टीमेटली जो है वो गवर्नमेंट अगर पे करेगी तो फिर जो है सर्कुलर डेट इशू रिजॉल्व। तो गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है कि सर्कुलर डेट इशू रिजोल्व होगा। एक तो ये आईपीपीज का जो मैंने बताया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, कि जो है वो इस पे एक जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया और चीजें हो गई, बेहतर हो गई, और इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी कंपनी पे भी आएगा, क्योंकि कैश फ्लो इंप्रूव होगा गवर्नमेंट का, तो फिर अल्टीमेटली
दूसरी कंपनीज जो हैं जो सर्कुलर डेट की वजह से जिनका कैश फ्लो स्टक हुआ है उनमें भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है जी। जी। सज्जाद अरशद, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था ईपीसीएल की मेरी 52 की एवरेज बाइंग है, अभी क्या करना चाहिए, एवरेज होल्ड या फिर सेल करना चाहिए? देखिए ईपीसीएल प्राइस का तो मैं ये नहीं कह सकता, बट ये कि ये 43 44 से काफी नीचे आया है। और इसका जो है मेन रीजन यही था कि इसकी जो बुक में इसका जो लॉसेस आए हैं वो हाफ ईयर के भी लॉसेस आए, क्वार्टर का भी इसका लॉस आया है। तो और इसकी मेन वजह यही है कि इसका ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट जो है ठीक ठाक डिक्लाइन हुआ है, वजह ग्रॉस मार्जिन इसके डिक्लाइन हुए हैं। तो इसकी वजह से हालांकि ये अर्निंग इसकी अच्छी थी, सब चीजें थी, और इसका ग्रॉस मार्जिन कम हुआ है और अल्टीमेटली इसका जो है वो नेट लॉस में आया कंपनी, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने भी इसको रिफ्लेक्ट किया और ये काफी ह्यूज जो है वो प्राइस इसका डिक्लाइन है। तो एज फार एज टेक्निकल इज कंसर्न, फंडामेंटली तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें गोइंग फॉरवर्ड अब देखना होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या चीजें इंप्रूवमेंट आती हैं। टेक्निकल इज कंसर्न तो इसमें ये कि आरएसआई और दूसरी जो चीजें टेक्निकल इंडिकेटर वो काफी हद तक जो है इसको डिस्काउंट भी कर लिया है और अराउंड 19 to 20 आरएसआई पे ट्रेड कर रहा है ना ये। तो यहां से अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बाय करें और ये भी नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर सेल करें कि जो है वो आपका आप बोल रहे हैं कि 53 की प्राइस पे आपने लिया हुआ है। तो और टेक्निकल इंडिकेटर ये बता रहे हैं जो व्हाट आई बिलीव कि यहाँ पर जो है सेल नहीं बनती टेक्निकली। बाकी फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया कि चीजें जो है वो ये कंपनी लॉस में चले गई है। अब गोइंग फॉरवर्ड इसका नेक्स्ट क्वार्टर में क्या रिजल्ट आता है, क्या चीज आती है, मार्जिन इंप्रूव होते हैं। हाँ एक चीज है जो मुझे जो लग रहा है कि फाइनेंशियल कॉस्ट भी इसकी ज्यादा थी, तो गोइंग फॉरवर्ड इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ रहा है, तो फाइनेंशियल कॉस्ट जो है इसकी कम हो जाएगी। तो ये एक जो है वो पार्शली जो है ऑफसेट करेगा इसको नेगेटिविटी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। जी डेल, आप अपना सवाल कीजिए, आपका सवाल था। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल था सर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के वाले से कोई एक शेयर प्लीज अगर आप गाइड कर दें 3 माह के लिए ना और 1 क्वार्टर के लिए। स्क्रिप्ट तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कुछ हमारी कंपनी की भी पॉलिसी है, कुछ चीजें भी हैं, कुछ रेगुलेशन भी हैं, बट ये कि आप फंडामेंटली जो भी चीज हो ना तो उसमें आप ये देखें कि सबसे बड़ा जो है वो दो चीजें देखें। एक तो ये कि टेक्निकली सबसे पहले देखें कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ह्यूज बढ़ तो नहीं गई इस रैली में, जैसे 40 या 50 इंडेक्स से जो है 85,000 हो गया, इसमें इसकी प्राइस डबल हो गई या ट्रिपल हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। एक चीज। दूसरा ये आप देखें कि फाइनेंशियली जो है वो कंपनी का पी मल्टीपल कितना चल रहा है। पी मल्टीपल ये होता है कि प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, यानी अगर 4 और 5 के मल्टीपल है इसका मतलब ये हुआ कि आपके 4 साल में या 3 साल में या 5 साल में आपके पैसे जो है वो डबल हो जाएंगे, या इसमें जो है वो प्राइस अपसर्ज आ सकता है। इसका ये चीज होती है इसकी, इसको जज करने की। बाकी तो और सारे भी फाइनेंशियल इसके इंडिकेटर होते हैं, बट ये कि शॉर्ट टर्म में ये देखा जाता है कि पी मल्टीपल आप देख लें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस क्या चल रही है, अर्निंग क्या है, और इसमें अगर 4 या 5 का मल्टीपल या निकलता है तो उसमें, और टेक्निकल आप देख लें कि बहुत ज्यादा प्राइस तो नहीं बढ़ी हुई। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक क्वार्टर में जो है अर्निंग बहुत ज्यादा आ गई है और जो दूसरे क्वार्टर में कम आएगी, या पूरे साल का 2-3 साल का आप एक एवरेज ले लेंगे तो उसमें आपको ये बेहतरी समझ में आ जाएगी कि क्या चीज है। उसमें आपको ये है कि काफी हद तक ये नहीं रिसर्च बेस हो जाएगी कि आपको अगर कोई मार्केट अगर कोई वजह से करेक्शन वगैरह होती है तो उस सेक्टर में या उस स्क्रिप्ट में कोई बहुत ज्यादा कमी वाकई ना हो। इसी तरह से सेक्टर में भी आप जज कर सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है वो नीचे आ रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि काफी जो है वो सिक्लिकल इंडस्ट्रीज हैं वो काफी हद तक नीचे आई हुई थी, और जो है सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, जैसे सिक्लिकल स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट है वो नीचे आई हुई है, तो उसमें हम लोग बैट कर सकते हैं। तो ये 3-4 टूल्स होते हैं जिसको जो है वो देख के और अपनी इंट्यूशन एनालिसिस करके और
रिसर्च बेस पे हम लोग डिसीजन लेंगे। जी जी यहाँ पे माजिद साहब आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था, बल्कि दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो मेरा ये था कि रिगार्डिंग एचबीएल, आज एचबीएल का रिजल्ट आया, उसकी ईपीएस भी अच्छी थी और डिविडेंड भी उन्होंने अच्छा अनाउंस किया, तो मगर फिर भी उसकी वैल्यू जो थी ना वो डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ थी, वैल्यू डाउन हुई है उसकी। और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जैसे आईपीपीएस के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, तो क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से ये नेशंस के बेस्ट इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए गए हैं आईपीपीएस की तरफ से या जीओपी की तरफ से, तो इससे क्या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शटर होगा, या अब अगले कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? थैंक यू। ये पहला सवाल आपका हबीब बैंक के हवाले से है। हबीब बैंक, आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिजल्ट अच्छा है, डिविडेंड भी दिया, बट ये कि वही वाली बात है कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो गोइंग फॉरवर्ड इसकी अर्निंग सस्टेनेबल रहती है या यही अर्निंग रहेगी या इससे ज्यादा इम्प्रूव होगी। क्योंकि अभी एक और चीज भी आई है कि एक तो आपके नॉलेज में भी है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो वो स्प्रेड मिल पाएगा इनको, नहीं मिल पाएगा, एक चीज। दूसरा ये कि अर्निंग सस्टेनेबल रहेगी, डिविडेंड सस्टेनेबल रहेगा नहीं रहेगा, तो ये सारे सवाल आते हैं जिसकी वजह से जो है वो एक क्वेश्चन है। दूसरा ये कि आपने ये बात कही कि ये प्राइस इसके डिविडेंड अनाउंस के बाद भी इसका नीचे आया, हालांकि अनाउंसमेंट अच्छी आएगी, तो हम ये देखेंगे कि ये चला कहाँ से है ना। इसका जो मेन मैं देख रहा हूँ अभी, अगर मैं सिर्फ 6 मंथ का देख रहा हूँ, अप्रैल 2024 से अगर 6 महीने का मैं देखता हूं, तो ये 105 का लो बना है इसमें, और 105 से ये 135 का हाई है। तो यूं देखने में आया तो 135 28% का रिटर्न इसने तकरीबन 6 महीने में दे दिया है। तो नॉट बैड। यहाँ पर जो है वो जिसने अगर बैट ली थी 105 में, 110 में, तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग तो करेगा। तो ये चीजें जो है वो चलती रहती हैं कि बाजार में जो है वो बाय ऑन ह्यूमर्स सेल ऑन न्यूज, यानी ये कि किसी को ये था कि इसकी अर्निंग अच्छी आएगी या डिविडेंड आएगी, तो वहां से इन्होंने परचेज कर लिया और फिर आज जो है वो अर्निंग आने पे और डिविडेंड आने पे उसने सेल कर दिया, तो न्यूज आ गई। तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन आ जाती है जब, तो नॉर्मली जनरली ये देखा गया है, सबके लिए मैं नहीं कह रहा, बट जनरली ये है कि वहां पर अनाउंसमेंट के बाद प्राइस करेक्शन आता है, और जो है वो क्योंकि एक इंफॉर्मेशन जो पब्लिक हो जाती है, तो फिर वहां पर जो है वो जिसने भी लिया होता है, जो भी चीज की भी होती है एक असम्पशन पे, तो वहां पर जो है वो अपनी प्रॉफिट बुक करेगा। सेकंड, आपने ये कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वगैरह और ये जो हुए इस पे इन्वेस्टर जो है बाहर के और कॉन्फिडेंस शेक होगा। देखिए ये जो उस वक्त जो हालात थे 90s के, उसमें तो सबके सामने था कि क्या चीजें थी, पाकिस्तान के हालात क्या थे, कॉन्ट्रैक्ट पावर की जरूरत थी। बट ये कि हम 90s से देखें और 2024 अराउंड जो है वो 30 से 35 साल हो गए, तो इस दौरान जो है वो आरओई इनका बहुत अच्छा था, रिटर्न ऑन इक्विटी और इंडेक्सेशन फैक्टर के ऊपर जो है इनको रिटर्न मिल रहा था, इन्फ्लेशन हेज था, इसके अलावा इनको डॉलर में रिटर्न मिल रहे थे। तो इसकी जो है वो आई बिलीव कि मल्टीपल जो है वो टाइम जो है कंपनीज ने अर्न कर लिया, और रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी बहुत अच्छी थी, 20% या 22% रिटर्न ऑन इक्विटी थी। हम अगर देखें तो ये तो बहुत सारे प्लांट जो है वो ऑलमोस्ट फ्री हो गए ना, और बल्कि फ्री क्या हो गए, काफी हद तक जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है। उस वक्त ये फैसला क्या हुआ था गवर्नमेंट ने, अब जो है वो वक्त की जरूरत है। अब हम देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव सोर्स भी आ गए हैं और सोलर और विंड भी आ गए हैं, तो चीजें जो है वो दुनिया में चेंज हो रही हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ रही हैं, चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर ऐसे मुझे ये नहीं लग रहा, टेक्नोलॉजी का चेंज भी है, फिर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर भी है, सारी चीजें आ गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो है वो अगर किया भी है तो कोई ऐसी कोई चीज की वजह से और 5 साल में कर लिया या 4 साल में कर लिया, इतने बड़े प्लान लाइन को लॉसेस हो गए, लॉसेस तो नहीं हुए, कंपनीज को भी मिले, कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किए, मल्टीपल प्रॉफिट भी हुए, और 30 से 35 साल ये चला ये चीजें। और ऑल्दो के जो है गवर्नमेंट बर्डन में थी, बट फिर भी इनको पेमेंट कर रही थी, कैपेसिटी पेमेंट। तो आई डोंट बिलीव कि जो है वो ऐसे कोई चीज है, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आता है,
फिर चीजें भी रिन्यू होती हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आ गई हैं, चीजें चेंज हुई हैं, तो और आफ्टर 20 to 30 years ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इनके प्लान तो फ्री हो गए हैं, बल्कि जो है वो मल्टीपल अर्निंग इन्होंने कमाए। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा कि जो है वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। जी अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप समझते हैं अभी भी कि पावर सेक्टर जो है वो स्टिल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है पीएसएक्स के अंदर, या बस इसकी स्टोरी खत्म हो गई है? देखिए, जिस तरह से ये न्यूज आई और जो चीजें हुई कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हुए और न्यू कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इसके बेसिस पे मार्केट ने काफी अच्छा खासा जो है वो इसको रिफ्लेक्शन लिया और इसको डिस्काउंट कर दिया। एज फार एज सिर्फ हम सिर्फ हब पावर को ही देख लें, तो हब पावर सिर्फ जो है वो पावर प्लांट नहीं, अब तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये सब चीजें भी कर रहा है। तो 150 और 155 से जो है ये तकरीबन 100 का आ गया है, तो ये अच्छा खासा डिस्काउंट है जिसको इसने इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो है वो डिस्काउंट कर लिया। और ये भी हम देख रहे हैं कि इनके जो पावर प्लांट हैं वो इनके पावर के या दूसरे के पावर प्लांट तो चल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो रहा है, पावर प्लांट तो चल रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो चेंजेस हुई हैं और पुराने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुए और नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बने गए। तो अभी भी ये है कि डिविडेंड यील्ड के लिहाज से अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग सिनेरियो में, अब हमें ये देखना होगा कि 12-13% का जो अगर डिस्काउंट रेट होता है और 18 या 20% का हम डिविडेंड यील्ड मिल रहा हो, तो इट्स नॉट अ बैड ना, तो ये अच्छा जो है वो आपको प्रीमियम दे रही है ना बाजार। पर ये कि देखना होगा कि आपका जो है 18 से 20% का डिविडेंड यील्ड बन रही है। डिविडेंड यील्ड ये होता है कि डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस, तो ईयरली जो डिविडेंड होता है उसको डिवाइड बाय प्राइस है, डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। तो इसमें ये देखना होगा कि हमें जो है वो कंपैरिजन करना होगा कि डिस्काउंट रेट से हमें बेहतर रिटर्न मिल रहा है, तो अगर बेहतर रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड यील्ड की शक्ल में, तो उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया माजू साहब। फैसल, आपका सवाल है, आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता था कि अभी एफएफसी अपने हायर हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें क्या अभी एंट्री बनती है इस लेवल पे, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो इसमें एंट्री बनती है या? हाँ, ये तो बात आपकी सही है कि अच्छा खासा इसका जो है अपसर्ज हो गया है, और इस लेवल पे टेक्निकली तो बाय नहीं बनती। क्यों देखने में आया तो 255 का, और जो कल का वो आ रहा था 255 की, तो आरएसआई जो आ रहा है वो आ रहा है 77.92, जो कि आई थिंक ओवरबॉट इंडिकेटर बता रहा है ना, तो यहाँ पर बाय तो नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती बाय, और वेट करना चाहिए और इसके अर्निंग वगैरह देख के और फिर जो करना चाहिए, क्योंकि इसकी अच्छी खासी रैली बन गई है ना। तो अगर हम देखें 6 मंथ का, तो 140 इसका लास्ट वो अप्रैल में इसका था, और अभी 255 या 260 है, तो ये अच्छा खासा बाई की तो बैठ तो 200 तक वेट करना चाहिए इसका आने का? वेट करना चाहिए बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर। थैंक डेल, आपका सवाल है, आप अपना सवाल कीजिए। सर, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे सीमेंट सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है, इसको आप कैसा देखते हैं? क्योंकि अभी सीमेंट सेक्टर में काफी तेजी चल रही है, तो कौन सा जो है सीमेंट आप वो समझते हैं जो सी पैक के हवाले से भी जो है काफी कारामद जो है, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, कैसा लगता है आपको ये? देखिए, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग सिनेरियो में सीमेंट और स्टील ही जो है वो अट्रैक्टिव उसमें लग रहे हैं, क्योंकि सिग्निकल इंडस्ट्रीज हैं और काफी टाइम से ये परफॉर्म भी नहीं किया था। तो यूं देखने में आया तो इसमें काफी अभी भी जो है वो अट्रैक्टिव लग रही हैं, प्राइस वाइज भी और पी मल्टीपल के लिहाज से। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सी जो है वो पी मल्टीपल के लिहाज से अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी मैं देख रहा हूँ कि सेक्टर में तो ठीक है, सीमेंट सेक्टर में तो जगह है, बट ये कि काफी इसकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो पहले ही रैली बना चुकी है। उसमें भी हमें देखना होगा कि कौन से स्क्रिप्ट हैं जिन्होंने अभी तक जो परफॉर्म नहीं किया,
या वो वेट कर रही हैं कोई सीपेक की वजह से या कोई ऐसी डिमांड पिकअप की वजह से। तो ऐसे अगर मैं देख रहा हूँ तो टेक्निकली जितनी भी जो सीमेंट कंपनीज हैं वो तो 77 और 78 की RSI पे चल रही है, जो कि काफी ओवरबॉट है। अभी फिलहाल जो है वो सीमेंट में भी वेट ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री कंपनीज जो है वो परफॉर्म कर चुकी हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि पाइनियर सीमेंट उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लिया है। अगर हम देखें 130 रुपए से 210 रुपए तक गया है अराउंड 6 महीने में, तो इसका भी अच्छा परफॉर्म कर लिया है। तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ऑल्दो कि ठीक है फंडामेंटली जो चीजें बेहतर होंगी तभी होंगी, और थोड़ा सा वेट करना चाहिए टेक्निकली। सही। सर, इसके हवाले से अटक रिफाइनरी के हवाले से मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जितनी भी रिफाइनरी में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इसमें ही नजर आ रही है। तो अगर हम पाकिस्तान रिफाइनरी देख लें, दूसरी रिफाइनरीज को देख लें, तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इसमें है। लेकिन क्या वजह है? क्या गवर्नमेंट का कोई इसमें, ये भी सुनने में आ रहा था रूमर्स में, आई डोंट नो, कि जो है गवर्नमेंट ने कोई इस पे कैप लगाया हुआ था, वो अब हट गया है, तो जिसकी वजह से इसमें परफॉर्मेंस हो रही है। तो क्या वजह है और आगे इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए रिफाइनरीज का ये कि ये अनप्रेडिक्टेबल इंडस्ट्री है, जिसमें जो है हम लोग इनकी अर्निंग जो है वो ऐसे जो है वो फोरकास्ट या एस्टिमेट नहीं कर सकते। इनके नॉन रिफाइनिंग मार्जिन होते हैं, रिफाइनिंग मार्जिन होते हैं, तो ये काफी वॉलीटाइल इनकी अर्निंग रहती है, जिसकी वजह से जो है वो कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि आपकी नेक्स्ट क्वार्टर में क्या अर्निंग होगी, क्योंकि एक स्टेबल अर्निंग वाली या स्टेबल इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसमें जो है वो हम जज कर लेते हैं कि ठीक है ये सेल हुई, इतना ये मार्जिन हुआ। और इसमें जो है वो वॉलीटाइल अर्निंग है, और उसमें कुछ जज नहीं कर सकते कि कभी लॉस से कब प्रॉफिट तक अपनी आ जाती है। तो इसका अभी तक कुछ कह नहीं सकते। बट ये कि अटक रिफाइनरी का हम देखें तो अटक रिफाइनरी में भी 300, आपकी बात सही है कि 300 से तकरीबन 410 पे आज कर लिया थे, तो इसकी भी रैली तो बन गई है। 3-4 दिन में जो है वो तकरीबन अराउंड जो है 100 रुपए की रैली बन गई, तो ये ह्यूज जो है वो इसका अपसर्ज हो गया है, और इन द वेरी शॉर्ट टाइम। तो इसमें मोहतात लेना चाहिए, कुछ कह नहीं सकते। फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें इसकी वॉलीटाइल अर्निंग है, कुछ कह नहीं सकते आगे की फोकस। टेक्निकली भी जो है वो ओवरबॉट पे ही चल रही है, और सही। एक साथ जो है 3 से 4 दिन में जो है 300 से 400 की रैली बन गई है, तो ये थोड़ा सा इसमें साइडलाइन ले रहा है। सही। सर, अब आप किस तरह से देख रहे हैं अभी इस वीक में मार्केट को? 2 दिन और है मार्केट का, थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए कि क्या आप सजेशन देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को। और साथ ही साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो आपके क्या फेवरेट स्टॉक्स हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइए। किन सेक्टर्स में आप लोगों को मशवरा देंगे कि काम करना चाहिए, किन स्टॉक्स में उनको इस वक्त जो है नजर रखनी चाहिए, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। जी, एज फार एज मार्केट इज कंसर्न, मार्केट बेहतर लग रही है, वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं, और बाकी जो स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी अर्निंग अच्छी है उसका भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, और जो डिस्काउंट रेट कम हुआ है इसका भी इम्पैक्ट आ रहा है सीमेंट पे भी और दूसरे सेक्टर पे भी। तो यही सजेशन है कि मार्केट तो ठीक है, बेहतर लग रही है, गोइंग फॉरवर्ड अच्छी लग रही है, इन्फ्लेशन के नंबर भी नीचे आ रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट का भी यही फोरकास्ट है कि वो और नीचे आएंगे, क्योंकि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो तो पॉजिटिव चल रहा है ना, यानी ये कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, तो रियल इंटरेस्ट रेट तो आपका पॉजिटिव चल रहा है। बट ये कि कॉशियस ये रखना है कि किसी की बातों में आके या रूमर्स पे या जो है वो जो नॉर्मली जो बात करते हैं कि ये वाली टिप आई है ये ले लो, तो यही मशवरा और यही सजेशन है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन, जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जैसे अर्निंग होती है, बहुत ज्यादा नहीं देखें, अर्निंग देख लें, किसी ईपीएस क्या आ रही है, प्राइस क्या चल रही है। प्राइस में ये देख लें कि जो भी मैंने बताया कि अटक रिफाइनरी 300 से 400 हो गया, ठीक है, अगर अर्निंग हो भी तो भी जो है इतना बड़ा अफसर 4 दिन में आ गया, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। ये देख लें कि जो है उसमें बहुत ज्यादा ये तो नहीं हुआ कि 6 महीने में प्राइस डबल हो गई और फिर हम लोग लें तो फिर हम बैठे रहें। तो टेक्निकली ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस अपसर्च ना हुई भी हो, 10 से 12% हुई भी हो, या ठीक है बहुत ज्यादा ये नहीं हो कि 50% या
100% का अपसर्ज आ गया हो प्राइस में। एक तो ये, दूसरा ये कि फंडामेंटली देख लें कि अर्निंग है, डिविडेंड दे रही है कंपनी, नहीं दे रही। बात दफा ये होता है कि प्राइस अपसर्ज नहीं हो रहा था, बट ये कि डिविडेंड दे रही होती है, तो उसमें भी ये होता है कि ब्रेड एंड बटर हो रहा होता है कि कंपनी चले डिविडेंड तो दे रही है, प्राइस है और इसका जो है डिविडेंड आ रहा है। तो यही सजेशन है कि थोड़ा सा रिसर्च कर लें, और रिसर्च रिपोर्ट भी होती है, पब्लिश होती हैं, किसी से सजेशन ले लें, रिसर्च बेस पे खुद देख लें कि क्या अर्निंग आ रही है, क्या है, कंपनी लॉस पे तो नहीं है, टेक्निकल इंडिकेटर्स थोड़े से देख लें, RSI वगैरह, ओवरबॉट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि इसमें अपनी रिसर्च थोड़ी सी कर लें, फिर डिसीजन। सही। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही नाज़रीन, मैं आज के सेशन से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर।